हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। एडुटेरिया का जो 5000 प्लस एमसीक्यू वाला बुक आया है उसे हम लोग रोज़ एक चैप्टर वाइज करने वाले हैं। तो यह बुक किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें 5000 प्लस क्वेश्चंस हैं। तो इस बुक की और अन्य सारी विशेषताएँ भी हैं, जैसे कि इसमें 100 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और इन 100 प्रैक्टिस सेट में 5000 प्लस एमसीक्यू हैं। और इसमें लास्ट में बॉक्स बना के हर सेट के लास्ट में बॉक्स बना के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए गए हैं। विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह है इसमें। और इसमें जो क्वेश्चंस है वे सारे एनसीईआरटी पे आधारित है। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए और अन्य सारे एग्ज़ाम्स के लिए बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस बुक को हम लोग रोज़ शाम में इसका एक सेट करेंगे और आने वाले एग्जाम्स में हमें इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज इसका हम सेट 1 कर रहे हैं और ऐसे ही इसके सारे सेट को कवर करने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर कब दिया था? तो इसे दिया था 31 दिसंबर 1600 को। और शुरू में महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को कंपनी को 15 वर्ष के लिए व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया था भारत के साथ। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका नाम पहले ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, उसे 1833 के एक्ट के तहत उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। तो इसे भी आप एक फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। अच्छा, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस और वह हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन नहीं शामिल है? तो इसमें कौन शामिल नहीं है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद रानडे। यानी कि उग्र राष्ट्रवादियों में कौन शामिल नहीं था? तो महादेव गोविंद रानडे शामिल नहीं थे। बाकी ये सभी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल, ये सभी उग्र राष्ट्रवादी नेता थे, जबकि महादेव गोविंद रानडे उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे। नेक्स्ट है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो इसके परिणाम के बारे में बताना है जो बाद में काफ़ी घातक सिद्ध हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का 1 मिनट, यहाँ पे पीडीएफ में कुछ साफ नहीं आ पाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का अपनाया जाना। तो कांग्रेस ने मुसलमानों के प्रति जो संतुष्टिकरण की नीति अपनाई थी वह आगे चलकर काफ़ी घातक सिद्ध हुआ था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसके प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। विनोबा भावे इसके पहले सत्याग्रही थे और जवाहरलाल नेहरू इसके दूसरे सत्याग्रही थे। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पूर्ववर्ती संस्थाएं थी उसमें सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो साइमन कमीशन ने जो सिफारिशें की थी उनमें कौन सा सही है ये बताना है। तो इसकी सिफारिशें देख लेते हैं। इसका पहला है कि प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति। और सेकंड है, इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। थर्ड है, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। और फोर्थ है, इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। तो इसमें कौन सही है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया, ये सही है। नेक्स्ट है 7 नंबर, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पे अपना चुनाव जीता था? तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे और उन्होंने किस पार्टी के टिकट पे चुनाव जीता था ये बताना है। तो उन्होंने लिबरल पार्टी के टिकट पे चुनाव जीता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसे दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट 8 नंबर है, भारत पर हुणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? तो भारत पे हुणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है ये बताना है। तो यह अभिलेख संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? यानी कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 11 नंबर, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो महावस्तु किस शाखा से संबंधित है ये बताना है। तो यह किस शाखा से संबंधित है? बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं हैं, एक हीनयान और एक महायान, और इसमें एक वज्रयान भी इसका उदय हुआ था 8वीं शताब्दी के करीब में और यह तांत्रिक विद्या से संबंधित था। तो महावस्तु किससे संबंधित है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महायान। तो महावस्तु महायान शाखा से संबंधित है। इसे आप याद रख सकते हैं ऐसे कि यहाँ पे महावस्तु है, महा इसमें भी है और महा इसमें भी है, तो महावस्तु महायान। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो अकबर ने जो उपासना भवन बनवाया था उसका क्या नाम था ये बताना है। तो उसका नाम था इबादत खाना। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में काफ़ी फेमस थे ये बताना है। तो ये काफ़ी फेमस थे अकबर के समय में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 14 नंबर, न्यू कैसल पोर्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो न्यू कैसल पोर्ट किस देश में है? यह ऑस्ट्रेलिया में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यह कोयला का सबसे बड़ा निर्यात बंदरगाह है, यानी कि न्यू कैसल पोर्ट कोयला का सबसे बड़ा निर्यात बंदरगाह है और यह ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है 15 नंबर, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है। सेकंड है इसकी संख्या 180 है। थर्ड है देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है। और फोर्थ है देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पे होती है। तो इसमें कौन सही है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पे होती है। नेक्स्ट है इसमें हो जाएगा कि जो देशांतर रेखाओं वाला क्वेश्चन है इसे देख लीजिए। यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर नहीं होती है। अक्षांश रेखाएं ऐसे खींची जाती है पश्चिम से पूरब की तरफ, जबकि देशांतर रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ खींची जाती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो ये देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं के समानांतर नहीं होती हैं, ये गलत है। और इनकी संख्या 180 नहीं है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है और देशांतर रेखाएं दूरी को नहीं प्रदर्शित करती है, यह समय और स्थान की स्थिति बताती है देशांतर रेखाएं। चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें जो अनुक्रम दिया गया है इसमें कौन सा ये जो उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाया हुआ कौन है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नल्लामलाई की पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए फेमस है? तो वह है कोसी नदी और इसके कारण बिहार में काफ़ी बाढ़ आता है,
इसे आप याद रखिएगा। यह मार्ग बदलने के लिए फेमस है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? तो इसमें बताना है कि किस मिट्टी में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण वह अनुर्वरक यानी कि अनुपजाऊ हो जाती है, ये बताना है। तो उस मिट्टी का नाम क्या है? तो वह मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसे देख लेते हैं। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, और यह ऊर्जा का एक रूप है, और उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सही है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें सभी सही है। ये चारों सही है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है और ऊर्जा का एक रूप है, सभी सही है। नेक्स्ट है 20 नंबर, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में किण्वन की प्रक्रिया होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार यानी कि परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? जब यह एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आया जाता है तो परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है ये बताना है। तो परमाणु का आकार बढ़ता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है। तो प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण होता है उसका क्या कारण है? तो उसका कारण हो जाएगा धूलकण। धूलकण के कारण ही प्रकाश का विसरण होता है वायुमंडल में, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, बुक में साफ नहीं आ पाया है, तो इसे थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। ये किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो उसकी संख्या बताना है क्या होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0। नेक्स्ट है 24, सर्प विरोधी सुई किस तत्व का यौगिक है? तो किस तत्व, सॉरी यहाँ पे भी कुछ साफ नहीं दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्प विरोधी सुई किसका होता है? तो सोने का होता है, स्वर्ण का यौगिक इसका हो जाएगा। तो 24-25 को हम छोड़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ये साफ नहीं दिख रहे हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर है कि जीव सेल क्या है? तो जीव सेल क्या है? तो यह एक कोयला है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? तो याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ये भी साफ नहीं आ पाया, तो इसका आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम से मस्तिष्क में याददाश्त का संबंध है। याददाश्त का संबंध क्या हो जाएगा, किससे हो जाएगा? मस्तिष्क के किस भाग से हो जाएगा? तो उसका संबंध हो जाएगा सेरिब्रम से, सेरिब्रम। नेक्स्ट है 28, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य क्रियाएं होती है। तो उस पक्षी का नाम क्या है जो पक्षी की तरह होता है लेकिन उसमें सरीसृप की तरह क्रियाएं होती है? तो उसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है O2 यानी कि ऑक्सीजन। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन है, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका मापन होता है वोल्ट मीटर के द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 31, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो जब आपातकाल लागू होता है तो मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, और इसे कौन निलंबित करता है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। आपातकाल के कौन लागू करता है? तो आपातकाल लगाते हुए राष्ट्रपति हैं, और जो मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं तो उसका निलंबन भी राष्ट्रपति करते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। और आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सॉरी, आपातकाल में जो मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान है यह किससे लिया गया है? तो यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है, इसे आप याद रखिएगा। जर्मनी के संविधान से लिया गया है
मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान। और आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो भारत की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए किसके अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के संसद। भारत के संसद के अनुमोदन से ही संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समता का संविधान किस देश से लिया गया है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन के संविधान से। तो इसे हमने जो सुबह में जो हम वीडियो आता है एम लक्ष्मीकांत के बुक का, तो उसका उस एम लक्ष्मीकांत के बुक को हम शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ रहे हैं, तो उसमें अभी हमने इसको पढ़ा है कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अभी कल के वीडियो में ही हमने पढ़ा था कि किस देश से कौन प्रावधान लिए गए हैं। तो अभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायपालिका की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग और मौलिक अधिकारों का प्रावधान, ये सारी चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल में जो मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है उसका प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। और ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और विधि के समक्ष समता, विधि का शासन, ये सारी चीज़ें ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। तो अगर आपने उन सारे वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, ये बताना है। तो इसका उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 20 में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। और इसे किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो अनुच्छेद 368, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। तो इसमें सॉरी, इस PDF में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, साफ नहीं दिख रहा है, कहीं कहीं पे कुछ कट गया है। तो इसमें है, इसके पहले ऑप्शन में है भाषाओं का उल्लेख। एक तरफ से ये जो पहली सूची है इसमें प्रावधान दिए गए हैं और इसमें जो दिए गए हैं कि किस अनुसूची में कौन सा सब्जेक्ट है वो सब मिलान करना है इसमें। तो पहले में है कि भाषाओं का उल्लेख और दल बदल निरोधी अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन, और इसमें है भूमि सुधार एवं, सॉरी इसमें कुछ साफ नहीं दिख रहा है, तो ये 9वीं अनुसूची से संबंधित हो जाएगा। मिलान कर देती हूँ मैं। भाषाओं का उल्लेख किया गया 8वीं अनुसूची में, तो 1 का 2 हो जाएगा। और दल बदल संबंधी निरोध अधिनियम, इसका उल्लेख किया गया है 10वीं अनुसूची में, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और 73वां संविधान संशोधन किस अनुसूची से संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था पंचायत से संबंधित है और ये 9वीं अनुसूची में है, यानी कि सॉरी 11वीं अनुसूची। तो भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में, दल बदल संबंधी अधिनियम है 10वीं अनुसूची में, 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची, 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और जो भूमि सुधार संबंधी 284 एक्ट है वे हैं 9वीं अनुसूची में। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये भी साफ नहीं आया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में इसको दिया गया है, आप यहीं पे देख लीजिए, वहाँ पे आंसर भी साफ नहीं दिया है। तो इसमें जो भाषाओं का उल्लेख है वे 8वीं अनुसूची में है और दल बदल संबंधी अधिनियम 10वीं अनुसूची में है और 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में है और भूमि सुधार संबंधी जो 284 एक्ट है वह 9वीं अनुसूची में है। चलिए नेक्स्ट है 37,
1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो जो प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट है 38, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? यानी कि प्याज और झींगा के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है ये बताना है। तो प्याज और झींगा के उत्पादन से गुलाबी क्रांति संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलाबी क्रांति, प्याज और झींगा उत्पादन। नेक्स्ट है 39, निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? यानी कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दो संस्थाओं की स्थापना हुई थी, तो वे दोनों संस्थाएं कौन कौन से हैं ये बताना है, जिन्हें जुड़वा के रूप में जाना जाता है, ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। तो वे दो संस्थाएं हैं IMF और विश्व बैंक, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। इन दोनों की स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान और इसीलिए इन दोनों को जुड़वा संस्थान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 40 नंबर, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 41, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो हिंदू राष्ट्र का विचार किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, BD सावरकर। नेक्स्ट है 42, भारत में आयकर है, तो आयकर क्या है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर। आयकर क्या है? तो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर है। नेक्स्ट है 43, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है 44, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो हिमानी उत्तम पर्व का संबंध है मलखंभ से। मलखंभ यह एक कुश्ती का एक प्रकार है मलखंभ, इसका संबंध है हिमानी उत्तम पर्व से। नेक्स्ट है, निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादू दयाल। नेक्स्ट है, द्रगमा सिक्का किसने चलाया था? तो द्रगमा सिक्का किसने चलाया था ये बताना है। तो इसे ग्रीकों ने चलाया था। ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसे क्या कहा जाता है? तो बाढ़ के दौरान जो नए एलुवियम का जमाव होता है उसे क्या कहा जाता है? और यह एलुवियम मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो उसे कहा जाता है खादर। नेक्स्ट है, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, तो कहाँ पे तापमान तेजी से कम होता है ये बताना है। तो यह थर्मोक्लाइन में वह समुद्री सीमा है जहाँ पे तापमान तेजी से कम होता है, थर्मोक्लाइन। नेक्स्ट है, वेसल मापदंड संबंधित है, तो वेसल मापदंड किससे संबंधित है ये बताना है। तो यह संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। नेक्स्ट है 50 नंबर और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग इंग्लिश में किसने किया था ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्नाल्ड टाइम्बी। तो इस तरह इसके जो पहले प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन दिए गए थे उन सारे क्वेश्चंस को हमने देख लिया, और अब इसमें जो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए गए हैं उसे देख लेते हैं। इधर बॉक्स बना के दिया गया है एक्स्ट्रा फैक्ट्स, इसे देख लेते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल ये मिले हैं दमदमा से। नेक्स्ट है, गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से, और यह बुर्ज होम कहाँ है? तो यह कश्मीर में है, कश्मीर में। नेक्स्ट है,
मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य बुर्ज होम से मिला है, और यह बुर्ज होम कहाँ है? यह भी कश्मीर में है। तो जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से, और यह कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। ये सारे जो स्थल दिए गए हैं और ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये सभी सिंधु सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह कालीबंगा और लोथल से मिला है। कालीबंगा है राजस्थान में और लोथल है गुजरात में, और लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है युग्म समाधियों का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो युग्म समाधियों का प्रमाण मिला है कालीबंगा और लोथल से। नेक्स्ट है नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। इसी तरह है नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो यह मोहनजोदड़ो से मिली है। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और यह सिंधु नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है शव को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था। तो शव को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कब था? तो हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में शव को दफनाया भी जाता था और उसे जलाया भी जाता था, और कहीं कहीं पे आंशिक समाधिकरण के भी साक्ष्य मिले हैं। और क्या होता था कि मतलब शव को जला के और उसके शव को जला के और उसके जो अवशेष बचते थे उन्हें कलश में रख के दफना दिया जाता था। और कई बार क्या होता था कि शव को छोड़ देता था खाने के लिए पशु पक्षियों के, और उनके खाने के बाद जो अवशेष बचते थे उन्हें या तो जलाया जाता था या फिर उसे दफनाया जाता था। तो ये सभी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित थी, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है शव को जलाने की प्रथा का प्रचलन था। तो देखिए यहाँ पे शव को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ था? तो देखिए सिंधु सभ्यता में शव को कहाँ पे जलाया जाता था? तो हड़प्पा में, दफनाया जाता था हड़प्पा में। और शव को कहाँ पे जलाया जाता था? तो मोहनजोदड़ो में। तो ये दोनों सिंधु सभ्यता के स्थल हैं, और हड़प्पा में शव को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो 3 मुख वाले जो देवता हैं उन्हें पशुपति महादेव का रूप माना गया है, और उनकी मूर्ति कहाँ से मिली है? तो उनकी मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो मिट्टी से निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह बनवाली से मिला है, और यह भी हड़प्पा कालीन स्थल है। नेक्स्ट है उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा से, और यह धौलावीरा भी कहाँ है? गुजरात में है। और इस धौलावीरा को वर्तमान में भारत का 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो इसे आप एक करेंट से रिलेट करके याद रखिएगा। यह धौलावीरा गुजरात में है और इसे यूनेस्को का 40वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है, और यहाँ से उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है, और यह हड़प्पा कालीन यानी कि सिंधु सभ्यता का नगर था। नेक्स्ट है शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। नेक्स्ट है वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था। तो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल था जो 3 भागों में विभक्त था? तो 3 भागों में बटा हुआ था धौलावीरा, इसका आंसर भी हो जाएगा धौलावीरा। नेक्स्ट है कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? यह मिला है मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह मिला है कोल्डीवा से, और कोल्डीवा कहाँ है? यह है यूपी में। तो उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है आग का आविष्कार हुआ। तो आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। इसी तरह है पहिए का आविष्कार हुआ है। तो पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। तो कृषि और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, और यहीं से कृषि की शुरुआत होने के बाद मानव ने अस्थायी जीवन शुरू किया था। तो यह भी नवपाषाण काल से संबंधित है। और पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? किस काल से संबंधित है पशुपालन? तो वह मध्य पाषाण काल से संबंधित है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम जिस अनाज का उपयोग किया गया वह अनाज कौन था? तो वह था जौ या यव।
तो मानव द्वारा सर्वप्रथम जौ का उपयोग किया गया था, इसे आप याद रखिएगा। इसी तरह नेक्स्ट है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो उस धातु का नाम है तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह भोपाल में स्थित है। और भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी में भोपाल है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन थे ये बताना है। तो लोथल और सुरकोटदा, ये दोनों सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी कहा। तो किसने कहा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो पिगट ने कहा था। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था, इसे आप याद रखिएगा। तो इस तरह इडुटेरिया का जो 5000 MCQ का बुक आया है, उससे आज हमने इसका पहला सेट कवर किया है और इसी तरह हम इसके सभी सेट को कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।